गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज एज प्रॉमिस्ड हम फॉलो कर रहे हैं अपनी सीयूईटी की फ्री सीरीज। तो सीयूईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इस लॉ को हल्के में मत लेना, इसमें पिछले सालों में 4 से 5 सवाल आते ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सवाल कहाँ से आते हैं? इसी पार्ट से आते हैं जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, वो इसी जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर ही रहते हैं। इसके अलावा कहीं असाइलम एक्स्ट्राडिशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल आपसे इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को तो तुरंत लाइक कर दो, याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई डज इंटरनेशनल लॉ मैटर? इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं। इंटरनेशनल लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज की डेट में शायद इससे ज्यादा रेलेवेंट कोई और लॉ है ही नहीं, इसीलिए हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं। तो क्या आ रहा है इसमें, क्या पूछा जा रहा है आपसे? इस पूरे लॉ के अंदर आपको ये लॉ के बारे में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? सो हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आजकल की दुनिया में जहां पे इंटरनेट इतना ज्यादा तेज चल रहा है, वहां पे कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं ये ब्लर होती जा रही है। अगर आज मैं किसी यूएस के पर्सन से बात करना चाहूँ तो बहुत आसान है मेरे लिए उससे बात करना, कम्युनिकेट करना, है ना? तो ऐसे में अगर कोई ऑफेंस होता है जो किसी दूसरे कंट्री का पर्सन मेरे अगेंस्ट करता है, या फिर मैं किसी दूसरी कंट्री में गई और वहां ऑफेंस हुआ है, तो फिर क्या होगा, है ना? तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है टू स्टडी। अब इंटरनेशनल लॉ देखो दो तरह का होता है, एक है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक है हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ये कहता है कि जो लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किसको गवर्न करता है? गवर्नमेंट्स के बीच में लॉ को गवर्न करता है। तो यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसका रिलेशन मेंटेन कर रहा है? गवर्नमेंट्स के आपस का रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन और इंडिविजुअल से रिलेशन। ये सब कुछ कौन गवर्न कर रहा है? ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न कर रहा है। तो फिर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या कर रहा है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दो प्राइवेट लोगों के बीच की बात है। दो स्टेट्स ने अगर आपस में कोई अग्रीमेंट किया हुआ है किसी भी चीज को लेके, ट्रेड कॉमर्स को लेके, तो वो क्या है? वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आप क्या पढ़ते हो? बेसिकली प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या आता है? जो इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरी दो अलग कंट्रीज के बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये उसके बारे में है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ह्यूगो ग्रोशियस ने दी थी। ये ह्यूगो ग्रोशियस जी को इनका आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्हें ही कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये जो टर्म है, ये टर्म इन्होंने नहीं दिया था। फादर है ये इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन ये जो टर्म है ये टर्म इन्होंने नहीं दिया था। अगर तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल लॉ का टर्म दिया किसने था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने सही बताया या नहीं। ठीक है? क्या डेफिनेशन है देखो। Grotius defined international law as the law that governs relation between states and individuals. States और individual के बीच का relationship जो law govern करे उसे कहते हैं international law। ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो इंटरनेशनल लॉ है क्या बेटा? इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफैक्ट इंडिविजुअल्स के बीच की लॉ को डिफाइन करे। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है, क्यों इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए? तो देखो, तीन मेजर रीजन है। ठीक है? सारे रीजन इंटरकनेक्टेड है वैसे। पहला है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये लॉ है। दूसरा है कॉर्पोरेशन एंड डिप्लोमेसी। अगर अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री फ्लरिश करे, डेवलप करे, तो उसके लिए आप अकेले डेवलप नहीं कर सकते। आपको अपने साथ आपको आपके ट्रेड के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग आपसे बिजनेस करें। तो इसीलिए कॉर्पोरेशन एंड डिप्लोमेसी
ये दोनों ही बहुत काम आ जाता है। एंड थर्डली ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल इशू, ट्रेड लॉ, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ की जरूरत है। इंटरनेशनल ट्रेड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। इन्वायरमेंटल इश्यूज पूरे ग्लोब को अफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए एक ग्लोबल लेवल पे एक लॉ की जरूरत है टू मैनेज ऑल दीज इश्यूज। नाउ सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देखो टोटल 4 सोर्सेस होते हैं। सबसे पहला है ट्रीटी। ट्रीटी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस, ठीक है, दो नेशंस के बीच की बात है, वो ट्रीटी होती है। दूसरा है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है, कस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, जो बहुत सालों से सदियों से चला आ रहा है प्रैक्टिस में, जिसे आप लॉ की तरह फॉलो करते हो। और तीसरा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। सिविलाइज स्टेट्स ने ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे निकाल के रखे थे, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे आइडेंटिफाई करके रखे थे जिन्हें वो फॉलो करते ही है। ये है हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। एंड लास्ट है जुडिशियल डिसीजन एंड स्कॉलरली वर्क, क्योंकि दिस इज स्टिल अ न्यू लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज स्टिल अ न्यू लॉ, तो इसीलिए इस पे जो डिसीजन आते हैं वो डिसीजन विद प्रेसिडेंट्स की तरह काम करते हैं। ट्रीटीज देखो होता क्या है, दीज आर फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स है, बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ की वजह से बाइंडिंग है। जैसे वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहली चीज ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है, ये ट्रीटीज ही है। दूसरा, इसमें स्टेट की कंसेंट कोडिफाई हो जाती है, स्टेट अपनी मर्जी से वॉलंटरीली इंटरनेशनल लॉ से बाइंड होना चाहता है, तो ये कंसेंट भी इसकी कोडिफाई यहाँ हो जाती है। नेक्स्ट है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में क्या आता है, ऐसे कस्टम्स जो कि सेंचुरी से फॉलो होते आ रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, एज लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो होते आ रहे हैं। एग्जाम्पल कस्टमरी रूल ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उन डिप्लोमैट्स को इंडिया में इम्यूनिटी मिली है, सिमिलरली इंडियन डिप्लोमैट्स को दूसरी कंट्रीज में इम्यूनिटी मिली है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक कहावत है, डोंट किल द मैसेंजर, है ना, मैसेंजर को मत मारो यार, वो तो सिर्फ बताने आया है कि सामने वाले ने ये बोला है, उसको मत हार्म करो। तो ये इम्यूनिटी सभी डिप्लोमेट्स को मिली हुई है, और ये तब से नहीं मिली है जब से इंटरनेशनल लॉ का टर्म कॉइन हुआ या फिर डेफिनेशन आई, नहीं नहीं नहीं, ये पहले से ही है, ठीक है, ये इम्यूनिटी पहले से ही है। नेक्स्ट है जनरल, हाँ नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो सिविलाइज स्टेट्स ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पहले से ही वो फॉलो करते आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में एक सोर्स ऑफ लॉ की तरह भी काम करते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ इन ट्रीटी ऑब्लिगेशन, अगर आपने किसी पर्सन के साथ ट्रीटी साइन की है तो आपने वो गुड फेथ में करी होगी, आप उस ट्रीटी को तोड़ोगे नहीं, आप अपनी बात पे रहोगे। ये क्या है, ये एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसके बाद जो जुडिशियल डिसीजन है, तो उसमें क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये एक मेन वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां कहीं भी गैप है इंटरनेशनल लॉ में, जहां कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, वहां पे इसके डिसीजन से हमें समझ में आता है कि क्या एक्चुअल लॉ क्या होगा। अब थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें पता होना ही चाहिए, जो तुम्हें आना ही चाहिए। तो क्या है ये पहली थ्योरी, देखो नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी क्या प्रिज्यूम करती है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप बेवजह किसी कंट्री पे वॉर नहीं करने जाओगे, आप बेवजह अनप्रोवोक्ड किसी पे हमला नहीं करोगे। कुछ ऐसे बेसिक लॉ जो हर ह्यूमन को पता होते हैं, एंड अल्टीमेटली स्टेट्स को भी पता होने चाहिए। तो नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, ये एक ऐसा लॉ है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, आपको इसे अलग से बनाने की, डेवलप करने की जरूरत नहीं है। Natural law theory posits that there are inherent moral principles and universal laws that govern human behavior. Human behavior को govern करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है। तो ह्यूमन तो सोशल एनिमल है, तो उसको सोसाइटी में रहने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसे पता होनी चाहिए, जो कि इस तरह की चीजें हैं जो कि उसे फॉलो करनी ही पड़ेगी इफ ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी।
एप्लीकेशन देखो इसका, इन इंटरनेशनल लॉ द नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सच एज जस्टिस, फेयरनेस, ह्यूमन राइट्स शुड गाइड द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का बेसिस क्या है, यही तो है ना, क्या, जस्टिस, फेयरनेस, ह्यूमन राइट्स, यही तो बेसिस है जिससे सारे लॉ इवॉल्व हुए हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ। इंटरनेशनल लॉ तो रियल लॉ है क्योंकि ये नेचुरल लॉ का ही तो पार्ट है। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करता है, अगर मान लो चलते चलते मैं किसी को भी थप्पड़ मारने लगूं तो क्या मैं इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकती हूँ? नहीं, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में क्या एक स्टेट बिना एक स्टेट अपनी मनमर्जी में जो है वो करता रहेगा? नहीं, उसे भी आइसोलेट कर दिया जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी तो यहीं से आया है, बेसिक थ्योरी तो यही है। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ तो रियल लॉ है। इसके जूरिस्ट देखो, ह्यूगो ग्रोशियस एक बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे जो नेचुरल लॉ के बारे में बात करते थे। ठीक है, जूरिस्ट के नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट लोग कौन होते हैं? जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं देखो नेचुरल लॉ एक अलग चीज है ना, कि कुछ लॉज रहते हैं और ये है और वो है। ये कह रहा है कि द रोल ऑफ एस्टैब्लिश रूल्स एंड अग्रीमेंट्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। ये कहते हैं कि रूल्स एस्टैब्लिश होने चाहिए, अग्रीमेंट्स पहले से एस्टैब्लिश होने चाहिए, तभी वो लॉ होते हैं, अदरवाइज वो लॉ नहीं होते। तो इसमें आपने ऑस्टिन का नाम सुना होगा और ऑस्टिन की वो एक थ्योरी भी सुनी होगी, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन ने जो बोला वो लॉ है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के केस में सॉवरेन कौन है? सॉवरेन कोई नहीं है। सॉवरेन स्टेट्स जो है वो अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, वो किसी के सब्जेक्ट नहीं है ना। दे आर सॉवरेन इन देयर ओन सेल्फ। तो वो किसी के अंडर नहीं आते। तो अगर अंडर नहीं आते तो फिर क्यों किसी का कहना मानेंगे, क्यों किसी की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो फिर ऐसे में लॉ क्या रहा? अगर कोई रेपरकशन ही नहीं है तुम्हारे लॉ ना फॉलो करने का, तो फिर लॉ किस चीज का? ये कहना किसका है? ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी का है। ठीक है, जॉन ऑस्टिन इसका जूरिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है रियलिज्म। अब ये जो रियलिस्ट लोग हैं, ये लोग किस तरह के लोग हैं? ये बड़े ही प्रैक्टिकल से लोग हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो पावर डायनामिक्स है स्टेट इंटरेस्ट और इंटरनेशनल लॉ का, है ना, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कन्वर्स कर ही क्यों रहा है? कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो खुद की सिक्योरिटी, खुद की सेफ्टी बढ़ाना चाहता है। अगर मेरे रिलेशन मेरे पड़ोसी देश से अच्छे रहेंगे तो फिर मेरी कंट्री में वॉर नहीं होगा, मेरी कंट्री सेफ रहेगी। तो ये कह रहे हैं द रियल रीजन व्हाई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट इज दैट कि स्टेट्स आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं वो किसी कारण से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन है। तो ये है रियलिस्ट। जूरिस्ट का नाम देखो, हैंस मॉन्टेगाउ। अब इसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ये क्या कहती है? ये कहती है द रोल ऑफ आइडियाज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ये कह रहे हैं कि देखो रियलिस्ट हो सकते हैं सचो, है ना, कि कोई ना कोई हिडन एजेंडा होगा, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप इतनी भलमन चाहत दिखा रहे हो, है ना, जिसकी वजह से आप अपने ट्रूप्स भेज देते हो किसी ऐसे जगह पे जहां पे बाढ़ आई है, जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर रहे हो। तो कोई कारण होगा, लेकिन सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? ये कह रहे हैं स्टेट बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल फैक्टर्स। सिर्फ मटेरियल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, बट ऑल्सो शेयर्ड बिलीव्स एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। शेयर्ड बिलीफ, अगर मेरी कंट्री किसी और, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बेसिक प्रिंसिपल सेम है, हम दोनों ही कंट्रीज जो है वो एक ही तरह से सोचती हैं, एक ही वैल्यूज पे हैं, वहां पे भी जस्टिस, इकोनॉमिकल, सोशल की बात हो रही है, वहां पे भी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक की बात हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम हमारा स्टेट और वो स्टेट के टर्म्स अच्छे होंगे, है ना। ये कहती है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो ये कहती है कि हमेशा सेल्फिश रीजन नहीं होता है, रीजंस और भी होते हैं। इसके जूरिस देखो, अलेक्जेंडर वेंट। ठीक है, एंड देन कम्स
कंसेंट थ्योरी. कंसेंट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कंसेंट थ्योरी तुम्हें समझ में आनी चाहिए. देखो, इंटरनेशनल लॉ में जो ऑस्टिन का मेन प्रॉब्लम था, जो पॉजिटिविस्ट का मेन प्रॉब्लम था, वो ये था कि यहाँ पे बाइंडिंग थोड़ी है इंटरनेशनल लॉ. मैं नहीं फॉलो करना चाहता, नहीं करूंगा. नॉर्थ कोरिया को देख लो, नहीं फॉलो करना चाहता इंटरनेशनल लॉ, नहीं करेगा. तो ऐसे में अगर कोई लॉ का कोई रेपरकशन ही नहीं है, तो वो बाइंडिंग कैसे हुआ, है ना? वो बाइंडिंग कैसे हुआ? नहीं हुआ. हेंस इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ, ऐसा ऑस्टिन ने कहा. अब कंसेंट थ्योरी ये कहती है कि स्टेट अपनी मर्जी से वॉलंटरीली कंसेंट दे के ये कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल लॉ मानूंगा, मैं इंटरनेशनल लॉ फॉलो करूंगा. तो कह कौन रहा है? सॉवरेन ही कह रहा है, सॉवरेन स्टेट कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल लॉ मानूंगा. तो ऐसे में अगर इंटरनेशनल लॉ मुझसे टूटा, तो जो भी रेपरकशंस है वो भी सारे मैं एक्सेप्ट करता हूं. यानी खुद ही पे सैंक्शन लगा रहा है, खुद ही को लिमिट कर रहा है, लेकिन मर्जी से कर रहा है. तो अगर इसने मान लिया इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने को, तब क्या इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब इसने खुद कहा है तो मानेगा, है ना? रेपरकशंस होंगे तो वो भी मानेगा. तो खुद कह रहा है तो मानेगा, इसलिए इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ है. तो देखो क्या कह रहा है. Consent theory of international law is a legal perspective that emphasizes central role of consent in the creation and binding force of international legal obligation. ये कह रहा है कि consent is the central force of any agreement. किसी भी अग्रीमेंट को होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? कंसेंट है, तभी तो अग्रीमेंट होगा. According to this theory, states are bound by international law to the extent that they have willingly and explicitly consented to be bound. जितना मैं मानने को तैयार हूं, आप उतना मुझसे मनवा लो, उससे ज्यादा नहीं मानूंगा. The principle of consent is considered a fundamental element in the establishment of legal norms, creation of legal obligation among state. ठीक है. अब कंसेंट थ्योरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ी और चीजें इसमें पढ़ना पड़ेगा. इसके एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला है वॉलंटरीनेस. वॉलंटरीनेस यानी आपने अपनी मर्जी से कोई ट्रीटी साइन की है, कोई अग्रीमेंट साइन किया है, आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप किसी और रीजन की वजह से ये नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो. तो सॉवरेन स्टेट्स जो है, जो स्टेट्स है उन्हें सॉवरेन एंटिटी माना जाता है, और उनका पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरीली हो. इसके बाद एक्सप्रेस कंसेंट. देखो, दो तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट और एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट. जब हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ और वो अग्रीमेंट साइन हो गया, तो यहाँ तो मैंने एक्सप्रेसली कंसेंट दे दिया. लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंटरनेशनल इशू पे बात चल रही है जिसके लिए मैंने एक्सप्रेस कंसेंट नहीं दिया है, लेकिन वो सारी चीजें मैं अपनी पॉलिसीज में डाल चुकी हूँ और उसे फॉलो करने लगी हूँ, तो ये क्या है? दिस इज इम्प्लाइड कंसेंट. ये क्या है? इम्प्लाइड कंसेंट है. नेक्स्ट है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट. तो इंटर कंसेंट थ्योरी में जो सॉवरेनिटी है, ये क्या कह रहे हैं? अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी. कंसेंट थ्योरी भी ये कहती है कि स्टेट ही सॉवरेन है. ठीक है, यूएन सॉवरेन नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी सॉवरेन नहीं है, इंटरनेशनल लॉ सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन स्टेट ही है. इसीलिए वो खुद की मर्जी से मान रहा है. तो सॉवरेन कौन हुआ? स्टेट ही हुआ. और रेपरकशंस उसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो खुद मान रहा है कि मुझे जो भी, मुझ पे जो भी रेपरकशंस होंगे वो सारे मैं फॉलो करूंगा. अब रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मतलब आप अपने आप को रिजर्व कर रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो खुद की मर्जी से. विड्रॉल ऑफ कंसेंट. तो स्टेट फ्री भी है, अगर मैंने कंसेंट दी है तो वापस भी ले सकता हूँ. जहां कहीं भी हमारा अग्रीमेंट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, जहां कहीं भी मेरा इंटरेस्ट सफर करने लगा, वहां पे मैं अपनी कंसेंट वापस भी ले सकता हूँ. तो सॉवरेन में ही था, मैंने कंसेंट दी थी, अब मैं वापस भी ले सकता हूँ. ठीक है. दिस थ्योरी इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स इन इंटरनेशनल लॉ. तो ये जो कंसेंट थ्योरी है, ये आती कहाँ काम में है? ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में काम आती है? नहीं. कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आती है? नहीं. ये बेसिकली ट्रीटीज में तो आती है जहां पे दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स कंसेंट दे रहे हैं खुद को इंटरनेशनल लॉ में बाइंड करने के लिए. अब सुनो,
तो सीयूईटी की हम मास्टर क्लासेस लेकर आने, रुको रुको रुको, देखो अगर अभी चले जाओगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिस कर दोगे। तो पहले सुन लो पूरी बात। सीयूईटी पीजी की हम मास्टर क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ये 10 डे सेशंस होने वाले हैं। 12 तारीख को जो सेशन हो रहा है, जो फर्स्ट सेशन है, वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो खुद आके देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी प्रिपरेशन को वैल्यू ऐड कर रहा है, तो ज्वाइन करना, वरना मत करना, ठीक है। कंसेंट ये है तुम्हारी, एक्सप्रेस कंसेंट होनी चाहिए तुम्हारी। इसमें करवाने क्या वाले हैं ये समझो। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूरे लॉ के, देखो कैसे समझ में आता है कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने रहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है, पैटर्न एनालिसिस करना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कितने क्वेश्चन चेंज हुए, किस तरह से पैटर्न इवॉल्व हो रहा है। तो अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम ये सब कर सको, तो इसीलिए हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस, पेपर एनालिसिस करने के बाद इन 38 लॉज में से कौन से ऐसे लॉज है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करवाएंगे इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 10 है। 10 क्लासेस मतलब पेड क्लासेस, एक आपकी फ्री क्लासेस है, तो टोटल क्लासेस 11 क्लासेस है, ठीक है। तो अगर चाहो तो ज्वाइन कर लो, बहुत काम की चीज है, जितनी चीजें कर सकते हो इस टाइम पे पढ़ाई के लिए वो सारी चीजें कर लो। नेक्स्ट, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। तो देखो जूरिस्प्रूडेंस, जब हम इंटरनेशनल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो हम मोनोइस्ट वर्सेस डुअलिस्ट की बात करते हैं। तो मोनोइस्ट क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ ये सिंगल लीगल ऑर्डर ही है। डुअलिस्ट कहते हैं नहीं नहीं, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ में फर्क होता है। ध्यान से समझो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोनोइस्ट जो है, ठीक है, मोनोइस्ट यानी जो कह रहे हैं कि एक ही सिंगल लीगल एंटिटी है। तो इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ कोई फर्क नहीं है, सिंगल लीगल एंटिटी है। डुअलिस्ट कह रहे हैं नहीं, कैसे फर्क नहीं है, बहुत डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है। क्या इनके मुद्दे जरा समझो यहाँ पे। जब हम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ पढ़ते हैं तब ये जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ यानी म्युनिसिपैलिटी वाला लॉ नहीं, स्टेट का लॉ, ठीक है। जो स्टेट स्टेट यानी इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का मतलब नेशन होता है ना, नेशंस का लॉ। तो क्या कह रहा है, देखो जरा, ये जो रिलेशनशिप है इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन लीगल सिस्टम्स एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स का इंटरैक्शन एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल, इसके बारे में बात करता है। डुअल लीगल सिस्टम, तो देखो इंटरनेशनल लॉ जो है ये क्या करता है, ये सॉवरेन स्टेट्स और इंटरनेशनल एंटिटीज के बीच का रिलेशन गवर्न कर रहा है। कैसे, ट्रीटी से, कस्टमरी प्रैक्टिस से, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से, और फोर्थ क्या था, फोर्थ सोर्स जूरिस्ट एंड जुडिशियल डिसीजन से। म्युनिसिपल लॉ क्या है, म्युनिसिपल लॉ एक लीगल सिस्टम है जो इंडिविजुअल स्टेट का लीगल सिस्टम है। तो इंडिया के जो लॉज हैं वो इंडिया का म्युनिसिपल लॉ है, ठीक है। इट इनकम्पासेस स्टैट्यूट्स, रेगुलेशन, जुडिशियल डिसीजंस विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इंडिया का जो लॉ है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो लॉ पास करती है वो इंडिया के लिए बाइंडिंग है सिर्फ, है ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बाइंडिंग नहीं है, इंडिया के लिए बाइंडिंग है। सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी देखो, तो जो इंटरनेशनल लॉ है, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी में इंटरनेशनल लॉ अपने सोर्स कहां से लेता है, बाय कंसेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ को अथॉरिटी कहां से मिल रही है, उसे पावर कौन दे रहा है, स्टेट्स ही दे रहे हैं। वो कंसेंट दे रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए तैयार है, तो उसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी वहां से आ रहा है। म्युनिसिपल लॉ कहां से अथॉरिटी डिराइव करता है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड लीगल प्रेसिडेंट्स। म्युनिसिपल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है, वो अपनी लीगल प्रेसिडेंट से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। हायरार्की ऑफ लॉज देखो, तो जो मोनोइस्ट सिस्टम है, दे कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ एज पार्ट ऑफ सिंगल लीगल ऑर्डर। International law can be directly applicable in domestic legal system without the need for specific incorporation. तो देखो मोनो इसका कहना ये है कि अगर इंटरनेशनल लॉ में मानना चाहता हूँ, अगर इंटरनेशनल लॉ में फॉलो करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए अलग से लॉज बनाने की, ट्रीटी टूटी साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे ही फॉलो कर सकता हूँ, है ना, सीधे कर सकता हूँ। डुअलिस्ट कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये कहते हैं
They treat international law and municipal law as separate legal order, अलग अलग legal order. International law requires domestic incorporation through legislation or other means to be enforceable domestically. ये कहते हैं जिस भी चीज के लिए आप अग्री कर रहे हो इंटरनेशनल डोमेन में, उन सारी चीजों के लिए आपको लॉ बनाने पड़ेंगे, तभी वो लॉ के थ्रू आप अपने सिटीजन से कह सकते हो कि इसे फॉलो करो. सिर्फ इंटरनेशनल लॉ है इसलिए आपके सिटीजन फॉलो करें जरूरी नहीं है. तो आपको आपकी कंट्री में लॉ बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लोग फॉलो करेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो था. ठीक है. तो ये जो एक्ट आया था, ये इसका पहले नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट. तो इसको सती कहते थे, है ना. तो ये जो सती एक्ट था, ये आया कहाँ से था, इंडिया लेकर क्यों आया था. लेकर क्यों आया था, क्योंकि पहले ही ट्रीटी साइन करी थी. ट्रीटी साइन करके आए थे कि इस तरह की चीज हम अपनी कंट्री में भी नहीं होने देंगे. इमोरल ट्रैफिक अगर इंटरनेशनल एजेंडा है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो हम भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे. हम भी हमारी कंट्री में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसे पनिश करेंगे. इसीलिए ये एक्ट बनाया गया, है ना, जिसके थ्रू पनिशमेंट्स बताई गई. सुप्रीमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट देखो, तो जो मोनोइस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है. इफ इंटरनेशनल लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड एज सुप्रीम, कॉन्फ्लिक्टिंग डोमेस्टिक लॉ मस्ट यील्ड टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. अब ये जो मोनोइस्ट है ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ और आपके नेशनल लॉ में, अगर इंटरनेशनल लॉ और आपके नेशनल लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपका नेशनल लॉ विल फेल एंड इंटरनेशनल लॉ विल प्रिवेल. ठीक है. इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा, आपका लॉ नहीं प्रिवेल करेगा. डुअलिस्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है. ये कह रहे हैं डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्स स्पेसिफिक इनकॉर्पोरेशन टू बी इफेक्टिव डोमेस्टिकली. ये कहते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आपका खुद का लॉ जो है वही वही प्रिवेल करेगा, क्योंकि आप सॉवरेन हो, आपका स्टेट सॉवरेन है. तो आपके लॉज जो है वो प्राइमरी सोर्स है. इंटरनेशनल लॉ प्राइमरी सोर्स नहीं है आपकी कंट्री को गवर्न करने के लिए, आपका खुद का लॉ प्राइमरी सोर्स है. इसीलिए वो कहते हैं अगर इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो इसको पहले इनकॉर्पोरेट करो, इसके ऊपर लॉज लेकर आओ, फिर ये होगा. ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन देखो. मोनोइस्ट says monoists say that treaties are automatically a part of domestic law and can be invoked in domestic court. ये कह रहे हैं ट्रीटीज तो ऑलरेडी इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉ का पार्ट होती है और सीधे कोर्ट जाया जा सकता है. लेकिन सीधे जाया जा सकता है क्या, तुम बताओ. ये कह रहे हैं डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जरूरी है, बिना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते. आप किस चीज के लिए कोर्ट में जाते हो, आप किसी लॉ के वायलेशन के लिए जाते हो. ये लॉ कौन बनाता है आपके लिए, ये लॉ आपका कंट्री बनाता है आपके लिए, ये कोई और नहीं बना रहा है. तो आपकी कंट्री को लॉ बनाना पड़ेगा, तभी इसके वायलेशन के लिए आप कोर्ट जा सकते हो. अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के लिए कुछ नहीं किया जा सकता. एनफोर्समेंट मैकेनिज्म देखो. इंटरनेशनल लॉ, it lacks centralized enforcement authority. Compliance is often based on state consent and diplomatic and political pressure. तो इसका एनफोर्समेंट कैसे कराया जाता है, इंटरनेशनल लॉ का एनफोर्समेंट कैसे कराया जाता है. तो ये कह रहा है कि इसका एनफोर्समेंट डिफिकल्ट है. देखो ये मान रहे हैं कि डिफिकल्ट है क्योंकि कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है ना. आपने कंसेंट दी है ना, तो फिर आपके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. पॉलिटिकल प्रेशर से डराया जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, कोई कंट्री आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी, कोई कंट्री आपके साथ बिजनेस नहीं करेगी. इस तरह की चीजों से आपको डराया जा सकता है ताकि आप इंटरनेशनल लॉ मान लो. लेकिन कोई सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसी थोड़ी है. म्युनिसिपल लॉ कैसे किया जाता है, डोमेस्टिक लीगल इंस्टीट्यूशन से. तो कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू, इस तरह से इसे एनफोर्स करवाया जाता है. रोल ऑफ डोमेस्टिक कोर्ट, मोनोइस्ट क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक कोर्ट भी इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. डुअलिस्ट कह रहे हैं नहीं भाई, पहले उसको कंट्री का लॉ बनाओ तभी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन. रिजर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन देखो. इंटरनेशनल लॉ स्टेट में एंटर रिजर्वेशन व्हेन रैटिफाइंग ट्रीटीज एंड डिस्प्यूट्स आर ऑफन रिजॉल्व थ्रू इंटरनेशनल एडजुडिकेशन. ये कह रहे हैं कि स्टेट अपनी मर्जी से रिजर्वेशन लेता है, खुद के ऊपर खुद को लिमिट करता है. ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये खुद कह रहा है. म्युनिसिपल लॉ क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक कोर्ट. कैसे कैसे रिजॉल्व होते हैं, डोमेस्टिक कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व होते हैं.
रिसेप्शन देखो, डायरेक्ट रिसेप्शन, सम स्टेट इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इनटू देयर डोमेस्टिक लीगल सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते, तो जो लॉ है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी आपने साइन करी है, जो कन्वेंशन आपने साइन किया है, उसको आप एज इट इज अपने लॉ का पार्ट बना देते हो, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, स्टेट में मॉडिफाई और अडॉप्ट इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल टू अलाइन विद देयर डोमेस्टिक लीगल ट्रेडिशन। तो ये क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक लॉ में जब आप उसको लेकर आते हो, तब आप उसको अपनी कंट्री के हिसाब से बनाना चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कि वो एक आपकी कंट्री के जो जनरल प्रिंसिपल्स है उसे भी फॉलो करे। तो उसमें चेंजेस, जो ट्रीटी अग्रीमेंट कन्वेंशन साइन किए हैं उसमें चेंजेस ला के, थोड़े चेंजेस करके आप यहाँ पे लेकर आते हो। ठीक, ऑलराइट। ये था हम आज। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है इंटरनेशनल लॉ बेसिक क्या होते हैं, होता क्या है, डेफिनेशन किसने दी थी, फादर कौन है, नाम किसने दिया था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इसके अलावा हमने रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पढ़ा, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंस पढ़ा, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ी, उन थ्योरीज का एप्लीकेशन पढ़ा, कौन कहता है इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ है, कौन कहता है कि रियल लॉ ही नहीं है ये, मोनोइस्ट और डुअलिस्ट का क्या पर्पस था, और म्युनिसिपल लॉ एंड डोमेस्टिक म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ का क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स हमने आज इस छोटे से लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सवाल इन्हीं चीजों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर अगर तुम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो तुरंत ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, तुम्हारी तैयारी को जो एज देगा ना वो लीगल एज ही होगा। तो इसीलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारे लाइक्स मिलते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है टू कम अप विद मोर वीडियोस, टू कम अप विद मोर वैल्यू एडेड कंटेंट फॉर यू। तो इसीलिए लाइक करना भूलना मत। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।